जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 8 और बार है रविवार, यानी प्राइम टाइम शो और वीकेंड पर वैसे तो कोई ना कोई अलग प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है साहब कि इन दिनों नेट है बंद, खबरें तमाम आ नहीं पा रही। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है वो चल रहा है गुर्जर आरक्षण आंदोलन वाला मामला। यानी जितने भी प्रोग्राम हैं उनको कहीं ना कहीं हम लगातार पोस्टपोन्ड करते आ रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से जो मुलाकात थी वो कल हमने आपको दिखाई और उसको भी हम पोस्टपोन्ड करते हुए आ रहे थे कि शायद सबसे ज़्यादा जब नेट चालू हो जाएगा तब व्यूज़ मिलेंगे, हमको व्यूअर्स मिलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन खबरों को देख पाएंगे। लेकिन वो हम नहीं कर पा रहे हैं इस बार, क्योंकि नेट आज शायद 8वां या 9वां दिन है जब बंद है। और बड़े अफसोस की बात यह है साहब कि लगातार सरकार से और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी अभी तक नेटबंदी जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं इसको हटाने का कोई प्रबंध नहीं कर रहा है। मेरी प्रशासन से एक बात ज़रूर पूछना है मुझे कि 8 दिन या 10 दिन जो आपने नेट बंद किया है, क्या दूरसंचार कंपनियां अब कस्टमर को 8 दिन या 10 दिन का एक्स्ट्रा नेट दे सकती हैं? नहीं देंगी साहब। क्यों? कि ये नियम सिर्फ आपके लिए है, आम आदमी के लिए कोई नियम नहीं है। आपने जब चाहा तब नेट बंद कर दिया। लोगों को कितनी परेशानी हुई है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और कंपनियां मैसेज भेजना शुरू कर देती हैं, आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, तुरंत इसको रिचार्ज करवाएं। 10 दिन से जो हमारा नेट बंद है उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? उसका जो पैसा है, उसका जो बेनिफिट होना चाहिए था, वो क्या कंपनियां हमको देंगी या नहीं देंगी? बड़ा सवाल ज़रूर है। और हम इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं कि प्रशासन ने जो सुस्ती इस समय अपना रखी है वो कहीं भी किसी भी तरीके से लीगल नहीं है। आंदोलन जहां चल रहा है वहां नेट चालू है। अच्छा जी, नेट बंद करने से क्या कोई वो रिजल्ट सही है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा पदम जी। भरतपुर में करौली जिले के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जिनमें नेट बिल्कुल चालू है और नेट बंद नहीं है वहां पर। उसके बावजूद भी आपने 8 जिलों में नेट बंद कर रखा है और उसका कोई औचित्य बाहर नहीं निकल रहा है, जबकि सारी खबरें भरतपुर से और करौली से लाइव हो रही हैं। उन लोगों के लिए नेट बंद नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए एक बात और बता दूं मैं, कोविड-19 की जब आप जांच करवाते हैं तो मोबाइल पर एक OTP आता है, वो भी नेट से आता है। और अब जब से नेट बंद है तब से कोविड-19 की जांच भी प्रभावित हुई है। ये सरकार को मानना पड़ेगा, प्रशासन को। एक तरफ तो आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि साहब मेडिकल एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है। कुछ नहीं हो रहा साहब पूरे राजस्थान में। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आप जाकर के देखिए किस तरह की भीड़ बच्चों की आ रही है, स्टूडेंट्स की आ रही है रोडवेज बसों में भर भर करके। किस तरह बच्चे अपनी जान जोखिम में डाल करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज ठीक है आपने संपन्न करवा दी, ज़रूरी था ये एग्ज़ाम करवाना? 17 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आपको पता है इसमें बैठे हैं एग्ज़ाम में, लेकिन करवानी थी साहब, क्योंकि राजस्थान सरकार को सिर्फ वाही लेनी थी कि हमने एग्ज़ाम करवा दी, बस इतनी शीरी हो गई। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ना तो आप प्रवेश पत्र बच्चों के निकलवा पा रहे हैं, ना बच्चे टाइम पर सेंटर पर पहुंच पा रहे हैं, ना उनके लिए आपने व्हीकल की व्यवस्था करवाई है, लेकिन सिर्फ अपनी ऊंचाई रखने के लिए आपने 17 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया है। और ये पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है, इसके बहुत सारे तथ्य अभी मैं निकाल करके आपके सामने रखूंगा। कई एक्सीडेंट भी हुए हैं इसमें। बिल्कुल, बहुत सारे युवक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है और आपने 3 दिन में आनन फानन में पूरी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करवा दी। जबकि बच्चों के सामने समस्या ये आई थी कि वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि साधन नहीं थे। आपने कही कि साहब पूरी व्यवस्थाएं हमने करी है, रोडवेज की अतिरिक्त बसें लगाई है। उन बसों की कंडीशन आप देखना साहब। फिर कहाँ गई आपकी मेडिकल एडवाइजरी? कहाँ गई वो कोरोना की सारी गाइडलाइन? सब ताक पर के उठा करके आपने रख दी। नेट आपने 9 दिन से बंद कर रखा है, प्रवेश पत्र निकल नहीं पाए हैं। और गुर्जर आरक्षण आंदोलन की अगर बात करें तो पता ही नहीं चल पा रहा है साहब कि पीलूपुरा में हो क्या रहा है। कर्नल बैंसला ने अपने पुत्र को सारी संपदा सौंप दी, सारी उत्तराधिकार उनको सौंप दिए। अब विजय बैंसला जी सारे काम करेंगे। 3 दिन से तो हम सुनते आ रहे हैं कि साहब अशोक चांदना जी आएंगे, वो बात करेंगे और शायद इस कहानी का जो है कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। और अब कल से कर्नल बैंसला ने खुलेआम ये चेतावनी दी है कि कल से सारे रास्तों को जाम किया जाएगा। यानी गुर्जर आरक्षण की आंदोलन की जो मांग है, जो समस्या है, अब वो और तेजी से बढ़ती जा रही है। सरकार के कान पर बिल्कुल जू नहीं रह रही। अशोक गहलोत बैठी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इस कहानी में कुछ भी नया नहीं हो रहा है। 3 दिन से तो हम सुनते आ रहे हैं। परसों बैंसला जी ने कहा था कि साहब अशोक चांदना जो है वो हमारे लाडले मंत्री हैं, वो आए, मैं 12 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, आकर के हमसे बात करें, हम उनके बातों पर सारी पर अमल करने को तैयार हैं। आज उस बात को भी 2 दिन ज़्यादा हो गए।
ना चांदना जी वहाँ पहुँचे, ना बैंसला जी की तबीयत ठीक है। पूरी जो जिम्मेदारी है अब उन्होंने विजय बैंसला जी को दे दी। गुर्जर समाज से ही दूसरा पक्ष जो है हिम्मत सिंह जी वाला, उन्होंने साफ ये कहा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस समय पूरी तरीके से अपने जो राजनीतिक हित हैं उनको साधने में लगे हुए हैं। अपने बेटे को उनको उत्तराधिकार बनाना था और वो बना भी दिया। 6 मांगें की थी, 14 मांगें सरकार ने मान ली। फिर उसके बावजूद भी ट्रैक पर क्यों बैठा हुआ है गुर्जर समाज और क्यों नहीं उन पटरियों को खाली किया जा रहा। और उन्होंने कहा है कि ये बहुत गलत किया जा रहा है और समाज की जो छवि है वो लगातार गिरती जा रही है। वहीं दूसरी बात और मैं बता दूं, पीलूपुरा ट्रैक पर अब गुर्जर समाज की जो संख्या है वो बहुत कम होती जा रही है। आंदोलनकारी धीरे धीरे वहाँ से खिसक रहे हैं क्योंकि दीपावली का त्यौहार आ रहा है। बैंसला जी, आप बहुत बुद्धिमान और इंटेलिजेंट आदमी हैं, लेकिन कम से कम इस समय सही सोच समझ करके निर्णय लीजिए कि आपने लाखों लोगों का जो जीवन है वो परेशानी में डाल रखा है। ट्रेनें बंद हैं, मजदूर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं, प्रवासी जो हैं वो अपने घर लौटना चाहते हैं लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। कल से आप रास्ते जाम करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, यानी कुल मिलाकर के जो अब तक व्यवस्थाएं चल रही थी आप कहीं ना कहीं उनको भी रोकने का प्रयास करेंगे। क्या इससे आपकी मांगें और समस्याएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो पाएंगी। कुल मिलाकर के सरकार से बैठकर आपको वार्तालाप करनी पड़ेगी और सरकार से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि कुछ तो गंभीरता दिखाओ। गहलोत जी, CMR में बैठ करके और बड़ी बड़ी घोषणाएं करना और अपने बजट की पूर्ति करना कि साहब मैंने बजट में ये घोषणाएं की थी, मैंने अपने जो घोषणा पत्र है उसमें ये घोषणाएं की थी और इनको पूरी करने में मैं लगा हुआ हूं। लेकिन इन गलतफहमियों में मत रहना, जनता सब देख रही है। कितनी परेशानी जनता इस समय पा रही है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो कुल मिला करके ये है साहब कि कहानी यथावत है, कहीं कुछ नया नहीं हो रहा है। लोगों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो नेटबंदी हो, चाहे आज 4 साल पूरे हो चुके हैं नोटबंदी के। बातें वही हैं। नोटबंदी ने भी कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ाई थी और नेटबंदी इस समय लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। आतिशबाजी बंद कर दी साहब, राजस्थान सरकार ने आदेश निकाल दिया कोरोना की गाइडलाइन के तहत। साहब, इससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है और कहीं ना कहीं लोगों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं। बहुत अच्छी बात है साहब और हम आपकी राय से इत्तेफाक रखते हैं, सहमत भी हैं। लेकिन वहीं आतिशबाजी जो मार्केट के व्यापारी हैं उन्होंने आज जमकर प्रदर्शन किया जयपुर में और उनका ये कहना था कि अगर आपको आतिशबाजी बंद ही करनी थी तो इसके लिए पहले स्वीकृति क्यों प्रदान की गई और हम लाखों करोड़ों रुपए का जो हमने व्यापार किया है और जो स्टॉक किया है पटाखों का वो हम पहले नहीं करते। पदम जी। अच्छा जी, आतिशबाजी के मामले में मैं बताना चाहूँगा आपके लिए, जब आतिशबाजी इनको बंद करनी थी तो 3 महीने पहले इन्होंने आवेदन क्यों लिए? बिल्कुल, और उन्होंने स्टॉक कर लिया था। व्यापारियों से बराबर आवेदन लिए और व्यापारियों ने आवेदन भरे वो जिला लेवल पर। तो आखिरकार जो वो आतिशबाजी वाले लिया है, मार्केट वाले लिया है, तो उनका आतिशबाजी क्या होगा? उनका लाखों रुपए की आतिशबाजी करेंगे क्या वो? बिल्कुल, बहुत सारे डिसीजन ऐसे हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा राज्य सरकार को और आप आनन फानन में बेवजह के और एक तरफा फैसले नहीं कर सकते। लाखों पब्लिक इससे जुड़ी हुई है, इससे आतिशबाजी बिल्कुल एक बहुत बड़ा व्यापार है। आखिरकार उनका बच्चों का क्या होगा? उनका आप देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी लेटर लिखा है और उन्होंने ये कहा है। हो गई? हेलो हेलो, हाँ विजय सर नमस्कार। जी न्यूज़ पोर्टल से अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर, गंगापुर सिटी से। हाँ नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया सर, खैरियत से, आप बताइए। हाँ, पटरी पे बैठे हैं साहब। हाँ, खीर पूरे खा रहे थे, आप बताओ। हाँ बिल्कुल सर, और इस समय लाखों दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं और लाइव आप हमारे साथ में हैं इस वक्त जी। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ विजय सर, अब वहाँ की क्या रूपरेखा चल रही है और क्या कुछ आप लोगों के आगे के थीम रहेगी अब इस आंदोलन को लेकर के? देखिए, ऐसा है कि बार बार ये बात कही जा रही है जी कि हम लोग बात नहीं करते, हमारा धर्मिता पे है जी। आज कलेक्टर खरौली से मेरी बात हुई और उन्होंने चांदना जी मुलाकात करना चाहते हैं, तो हमने उनको कहा कि आप पीलूपुरा आ जाएं। तो उन्होंने कहा हम चांदना जी पीलूपुरा नहीं आएंगे। मैंने कहा अगर समाज के बीच में नहीं आ सकते तो हम एक काम करते, चलो एक बार के लिए हम समाज को उनके पास भेज देते हैं। तो मैंने कहा कि हम 25-30 समाज के पंच पटेल युवा और जिनके अभ्यर्थी जिनकी नौकरियां अटकी पड़ी हैं जी, उनको हम सुरौट भेज देते हैं, सुरौट आ जाएगा जी। हमारे पीलूपुरा से सुरौट करीब 4-5 किलोमीटर दूर है। तो
हमने तो करीब 1:30 बजे बात कह दी थी जी, लेकिन हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं उस पर, हमारे पास तो फीडबैक आई नहीं। अच्छा विजय सर, इसमें टोटल जो मांगे हैं उनमें एक्चुअली पेच फंसा हुआ कहाँ पर है, कहाँ जाकर के मामला अटक जाता है? देखिए 2 बातें हैं इसमें जी। पहली बात तो ये जो मांगे हैं ये कोई नई है नहीं, ये 2019 फरवरी में जो हमारा समझौता हुआ था ये केवल उस समझौते को क्रियान्वयन करने की मांग है, कोई नई चीज है ही नहीं। तो आप ये सोच लीजिए कि 2019 से लेकर के अब तक कोई मांग मानी नहीं गई है। ठीक है। तो हाँ, तो पहले तो अब आप सोचिए, ये मतलब बहुत हृदय वेदनी वाली बात है कि पहले तो एक बार पटरी रोको अपनी मांगे बनवाने के लिए, फिर से पटरी रोको 1 साल 1.5 साल बाद उन मांगों का क्रियान्वयन करवाने के लिए, वो मांगे जिनको 3 मिनिस्टर्स ने साइन किया है। जी। आप समझिए कितनी दर्दनाक स्थिति है एक सरकार के लिए और एक समाज के लिए कि 2 बार एक ही चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो फिर विजय सर वो 14 मांगे कौन सी हैं जिनको अब ये नए रूप में लेकर के आए हैं? वो 14 कुछ नहीं है, वो सब बंटाधार है, क्योंकि उसके अंदर में एक चीज लिखी थी उनमें। क्या है, पहली बात अगर आप उनको पढ़ो जी, ठीक है, तो उसमें ना तो कोई एंड डेट है, ना कोई डिस्कशन है, मतलब ना कोई डेट है, ना कोई क्लियर डायरेक्शन है। उसमें यह कि हम बैठेंगे, मिलेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं होता। उसमें केवल एक पॉइंट पे ये लिखा था कि 7 दिन बाद हम आपको बताएंगे कमेटी गठित करके कि बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों पे क्या होगा। तो बैकलॉग और प्रक्रियाधीन भर्तियों में 7 दिन से तो ऊपर हो गए इस बात को। बिल्कुल। और जो मेरे से चर्चा हुई है सरकारी महानुभावों की, वो ये कह रहे हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे जी, वो कमेटी जिसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीओपी होंगे, और ये समिति जो है, कमेटी जो है, ये केंद्र सरकार से ये पूछेगी कि प्रक्रियाधीन भर्तियों का डेफिनेशन क्या है। अब आप मुझे बताएं, 2.25 साल से हम ये बातें मांग रहे हैं और आज जब आंदोलन शुरू हो गया है, उसके 9 दिन होने को आ रहे हैं, आप एक कमेटी बना करके केंद्र सरकार से पूछोगे? और ये 14 पॉइंट वाली जो बात जो करी थी उसका एक पॉइंट है। अब उस पॉइंट में आपने जाकर के एक बता दिया कि हमें कमेटी बना दें, क्या मजाक क्या लगा रखी है आपने? अच्छा, मजाक ही हो रही है ना भाई। बिल्कुल विजय सर। अच्छा, समाज का वो दूसरा धड़ा कौन सा है जो फिर इस पर सहमत कैसे हो गया? अरे आप धड़े वड़े को छोड़ो, आप बच्चों के भविष्य की बात करो जी। हम लोगों ने इनको कहा था कि आप बैकलॉग दीजिए, आपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, ठीक है, मैनिफेस्टो के 23.4 पॉइंट पे। अब हर बार जब हम बैकलॉग की बात करते आ रहे हैं इनसे, ये कहते हैं कि बैकलॉग होता नहीं है ओबीसी के लिए, इलीगल है, गलत मांग है आपकी। मैंने कहा चलो ठीक भैया, अब आपको मांग भी दिखा देते हैं। तो हमने फिर इनको 2008 जुलाई 2008 का इंटर ऑफिस मेमो, हाँ बिल्कुल, है वो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको दे दिया। उस इंटर ऑफिस मेमो में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ट्रीटमेंट ऑफ ओबीसी बैकलॉग एट पार विद SC/ST बैकलॉग। और उसमें बहुत क्लियरली ये लिखा है कि जो SC/ST का जो ओबीसी का जो बैकलॉग है उसको बिल्कुल SC/ST के बैकलॉग के तर्ज पर गिना जाए, नापा जाए, और उसके बाद जिसमें जितनी प्रक्रिया है, उसमें जितनी भी नौकरियां बनती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताई जाए। अब जब 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ गया है, तो 2008 से लेकर के 2020 अब 12 साल हो गए। 12 साल के अंतराल में किसी भी सरकार ने इसका एग्जीक्यूशन स्टेट लेवल पे नहीं किया। भाई सेंट्रल लिस्ट है तो स्टेट लिस्ट में भी तो आएगी ना। नहीं बिल्कुल, आपने बनाया नहीं। बिल्कुल मुझे बताएं कि पूरे ओबीसी समाज की क्या गलती है? नहीं क्या गलत किया भाई? नहीं विजय, हमारा ओबीसी का बैकलॉग हटा दिया। विजय सर बिल्कुल कहीं ना कहीं है ना, पिछले काफी टाइम से सरकार की जो लापरवाही है वो तो बिल्कुल उजागर हुई है कि सरकार ने उस वक्त से क्यों नहीं चेता। जब आप लगातार कहते आ रहे हैं तो फिर सरकार अब तक हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रही? लेकिन कहीं ना कहीं इस पहलू का एक दूसरा पहलू और निकल करके आ रहा है इस कहानी का कि आम जन परेशान है, नेट बंद है, पटरियां जाम है। और बिल्कुल सुन लीजिए मेरी बात जी, नेट की बात तो ऐसी है कि क्या हम जम्मू एंड कश्मीर के टेररिस्ट हैं क्या भैया? बिल्कुल मुझे ये बताओ। ये बिल्कुल आपने पहले भी वक्तव्य दिया था और ये बहुत सही बात आपने कही थी कहीं ना कहीं। भाई हम सबके साथ बैठे हैं, कल आपके गहलोत जी के साथ भी हम मीटिंग में बैठेंगे। अगर हम इतने टेररिस्ट है तो गोली तो उड़ा दो ना हमको। बिल्कुल क्यों बंद कर रखा है आपने?
भाई आप नेट बंद करते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं तो टेलीकॉम का बंदा हूँ, मैं तो खड़े खड़े बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके सारे डिजिटल पेमेंट गेटवेज बंद हो जाते हैं। आप सारी दुनिया को कहते हो कि डिजिटल पेमेंट कर दो, यूपीआई ट्रांसफर करो, सब बंद है। बिल्कुल, डेफिनेटली। आपके मोबाइल वॉलेट्स बंद है, करेंसी ट्रांसफर बंद है आपकी ऑनलाइन क्लासेस बंद है बच्चों की, आपकी वर्क फ्रॉम होम बंद पड़ा हुआ है, एंटरटेनमेंट बिजनेसेस सारी बंद है, शेयर ट्रेडिंग सारी बंद है। कर क्या रहे हो आप? डेफिनेटली। तो जिन फोन के रिचार्जेस खत्म हो गए हैं, जो अपने परिवार वालों से बात करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि लाखों और ऑनलाइन रिचार्ज भी तो इसी के थ्रू हो रहा है। डेफिनेटली। अब आप देखिए, इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, खोल क्यों नहीं देते? हम क्या खा जाएंगे किसी को? और क्या सरकार को डर लग रहा है कि असलियत सामने आ जाएगी? असलियत तो वैसे भी सामने आएगी। भाई हम टेलीकॉम के बंदे, आज मैंने खुद पटरी से लाइव किया है। हाँ, बिल्कुल। आप जाके चेक कर लें। तो अब किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे, सरकार जबरदस्ती जिनके एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड नहीं निकले। अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई है, सब कह रहे कि भर्ती हो रही है साहब, उसको आप खुलवाओ। अरे मुझे एक बार बताओ, भर्ती की डेट आज बनाई थी क्या आपने? वो तो काफी दिन पहले बनी थी, और हमने तो आपको अल्टीमेटम बहुत पहले दे दिया था। और पिछले महीने की 17 तारीख को तो कह दिया था ना कि 1 तारीख को हम जान करेंगे। आप तब तक क्यों नहीं चेते भाई? सो क्यों रहे थे? बिल्कुल सही बात है विजय सर। के ऊपर जब सर मुंडाए ओले पड़ते हैं तो तब समाज को गालियां देते हैं। विजय सर, अब इस कहानी का सुखद अंत कैसे हो सकता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे दर्शक हैं हमारे जो मैसेज कर रहे हैं। हमको कुछ भी नया नहीं चाहिए। हमें 2019 की जो हमने समझौता किया था उसका क्रियान्वयन चाहिए। हमें प्रक्रियाधीन भर्तियों में हमारे बच्चों के कॉल लेटर चाहिए। देखिए, अगर हम बोले कि भैया अपॉइंटमेंट लेटर दो, तो मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू प्रोसेस वगैरह सब होता है। बिल्कुल। लेकिन जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, उनके जो लड़कों को आप लेना चाहते हो, अगर 100 लेना है तो आप 125 का कॉल लेटर दोगे ना, ऑफर लेकर के। तो आप वो 125 से मेरिट लिस्ट तो आपके पास ऑलरेडी रखी हुई है, नौकरियों की लिस्ट आपके पास रखी हुई है। आपने लीड लेवल 1 दे दिया, लेवल 2 में कोई नौकरी नहीं। क्या मजाक लगा रखी है आपने? तो आपने नर्सिंग की नौकरियां नहीं दी। तो कल मेरी बात समझिए। जी, बिल्कुल। तो अब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लाइव है। मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये मन भ्रमंत कहानियां बनाई जा रही हैं कि विजय बैंसला नेतागिरी कर रहा है। भैया ऐसा कुछ नहीं है। विजय बैंसला कर्नल बैंसला का बेटा। कर्नल बैंसला 85 साल की उम्र के वृद्ध हो गए हैं, अभी भी बहुत तेज हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते ज्यादा, उनकी पीठ में दर्द है, इसलिए उनकी लाठी मैं लेके चल रहा हूँ। ना तो मुझे कोई नेतागिरी करनी, ना मुझे कोई इलेक्शन लड़ना। मैं तो केवल चाहता हूं कि समाज के युवाओं का जो फंसा हुआ है, जो 35,000 25,000 नौकरियां फंसी हुई हैं, वो इनको मिल जाए कि उनके भविष्य ठीक हो जाए। आप देखिए भाई साहब, नर्सिंग कर रहे हैं, बिल्कुल, नौकरी नहीं है, और सरकार कहती है कि हम आपको 155 एक्स्ट्रा जॉब्स दे देंगे अगली भर्ती में। अरे मेरे भाई, हमें एक्स्ट्रा जॉब्स नहीं चाहिए, वो उन गरीब लाचार लोगों के लिए नौकरी चाहिए जो भूखे मर रहे हैं। वो 155 यूनिक आदमियों के लिए चाहिए। हर एक रोड नंबर के पीछे मेरे भाई एक आदमी होता है, एक इंसान होता है, उसका एक परिवार होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप एक गणित और मैं आपको बताता हूँ, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें जी। अगर मैं ये कहता हूँ कि में 35,000 नौकरियां हैं, जब भी किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है तो कम से कम 2 परिवार ठीक होते हैं, एक तो खुद का और एक उसके ससुराल का। बिल्कुल, डेफिनेटली मानेंगे? बिल्कुल सर, ठीक है। और मैं 30% कह देता हूँ कि 30% उसकी बहन का परिवार या उसके भाई का परिवार भी ठीक हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर 35,000 नौकरियां हैं तो 70,000 नौकरी तो परिवार की और ससुराल की हो गई, और 30,000 नौकरी आप पकड़ लो कि बहन भाई की होगी, तो 1 लाख परिवार ठीक हो गए, मोटा। बिल्कुल। अब राजस्थान में आप मोटा मानो कि 60,000 परिवार हैं गुजरों के जी। ठीक है, 60,000 लोग हैं क्या? 60 लाख गुजर हैं। एक परिवार में 6 लोग तो 10 लाख परिवार हुए। बिल्कुल। 10 लाख परिवार में से अगर 1 लाख परिवारों का भविष्य ठीक हो जाता है, परिवार ठीक हो जाते हैं, तो पूरे पॉपुलेशन का 10%, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल विजय जी। 10% पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, उसकी लाइफस्टाइल कितनी बढ़ जाती है, उसका फ्यूचर कितना बढ़ जाता है। कितनी भी नरेगा लगा लो भाई, आप एक झटके में 10% लोगों का भविष्य नहीं बदल सकते।
नहीं, आपकी बातें बिल्कुल कहीं ना कहीं वाजिब हैं और बिल्कुल मांगे वाजिब हैं और सरकार को कहीं ना कहीं इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन विजय सर, इस कहानी का कहीं तो अंत होना चाहिए, क्योंकि एक लंबा संघर्ष हो गया अब समाज का। अंत बड़ा सिंपल है। आप हमारी चीजें करके देखिए, पटरी से उठ के चले जाएंगे भाई। हम भी चाहते हैं घर में दिवाली मनाए। विजय जी कह रहे हैं कि आप बैक डेट में दे दो, हम बैक डेट में उठ जाएंगे भाई। विजय जी, आखिरकार इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? विजय जी एक मिनट, ये आखिरकार में इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? केंद्र सरकार राजनीति कर रही है या राजस्थान सरकार राजनीति कर रही है इसमें? इसमें केंद्र सरकार की राजनीति और राजस्थान सरकार की राजनीति का तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ कि हम पटरी पे बैठे, हमारी मांगे दे दो भैया, हम कल भूख के चले जाएंगे। अच्छा। और मिठाई भी हम ही खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल विजय जी। अब मुझे कल का आप अपडेट बता दीजिए, कल कौन आ रहा है बात करने, और क्या कल संभव है कि सब कुछ? मुझे नहीं पता साहब। हम तो इंतजार कर रहे थे सुरॉट के लिए। सारे हमारे जितने भी पटेल वगैरह बांध के इंतजार कर रहे थे, आए नहीं, कोई कारण रहा होगा। और कर्रा साहब ने स्टेटमेंट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी सिकंदरा में जी। उन्होंने कहा था कि मैं सरकार को 24 घंटे का टाइम और देता हूँ। काफी दिन हो गए, अब 9 दिन होने को आ रहे हैं। 9 दिन परसों के, मतलब कल आने वाले कल को पूरे राजस्थान में चक्का जाम होगा, कर्रा साहब ने कह दिया है। तो कल से सड़कों को जाम करेगा गुर्जर समाज? आप ये देखिए 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक अगर हम लोग बैठे हैं और सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, तो जो हम कहते आ रहे हैं कि पिछले 2.25 साल से सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं तटस्थ और सत्य प्रतीत नहीं हो रहा आपको? नहीं, क्या गलती है आप ये बताएं। बिल्कुल सही बात है कि लगातार चेतावनी देने के बावजूद, समय सीमा देने के बावजूद भी सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी रही, एक बड़ा सवाल तो है। आपको एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप मुझे बताएं, किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर क्या होती है साहब? बिल्कुल उसके लोग होते हैं ना सबसे बिल्कुल तो कोई धरोहर नहीं है। बिल्कुल सर, ठीक है। अब आप ये बताएं मुझे कि सरकार कहती है कि हम आपके ऊपर रासुका लगाएंगे, आप पटरी पे बैठे हो, आपको पटरी, आपको डैम, आपको रोड, आपको धरोहर दिखाई देती है, और आप जो खुले में पॉलिटिकल मीटिंग्स कर रहे हैं कोरोना टाइम में, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रासुका हमारे ऊपर नहीं लगनी चाहिए, रासुका हर एक पॉलिटिकल लीडर के ऊपर लगनी चाहिए। जो राष्ट्र की सबसे बड़ी धरोहर जो जनसंख्या है राष्ट्र की, लोग जो हैं उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं, पब्लिक में मीटिंग्स कर रहे हैं बिना मास्क, बिना कंडीशंस के, रासुका तो उन पर लगनी चाहिए। विजय सर, बहुत मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल और कई में बहुत बड़ी बातें और बहुत गूढ़ बातें आपने कही हैं कहीं ना कहीं, और उम्मीद ये करते हैं कि सर आपके समाज को आप जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार को अब इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं चाहते। सरकार शुड टेक थिंग्स सीरियसली। जितनी मेहनत सरकार गुजरों के बीच में तोड़ फाड़ करने में लगी है, उसकी 1/4 मेहनत हमारी मांगे पूरी करने में कर दे, तो हम सब कितने अच्छे समन्वय के साथ जी लेंगे भाई। बिल्कुल। और विजय सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए, और बहुत सारे ऐसे बातें थी सर जो अब क्लियर हो गई लोगों के दिमाग में। हम आखिरकार विजय जी, पेज पे कौन सी बात पे को लेकर अटका हुआ है आपका? हमारा तो सीधा एक ही पेज है भाई साहब जी, कि जो आपने साइन किया है डॉक्यूमेंट, जो आपने हमारे साथ समझौता किया है, उसका क्रियान्वयन कर दो, हम घर चले जाएंगे, हमें कोई लड़ने का शौक नहीं। और ये हमारा आखिरी आंदोलन है, हम तो लेके उठेंगे, नहीं तो हम नहीं उठेंगे, आपको चाहे 2 महीने लग जाए। अच्छा, एक बात विजय सर, मैं एक जो मेरे जहन में आई, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये शायद गलत टाइम था इस आंदोलन के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, गलत टाइम किसी चीज के, सही चीज मांगने के लिए कभी भी कोई टाइम गलत नहीं होता था। नहीं, जैसे दीपावली का मौसम है, जैसे अपन दीपावली के बारे में सोचें या एक कोरोना जैसी बड़ी महामारी के बारे में सोचें। आप क्या दिवाली की क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी दिवाली की बात कर रहे हैं, आप अपने पटाखों की बात कर रहे हैं, और जो 35,000 बच्चे जिंदगी भर के लिए अंधेरे में घुसते जा रहे हैं, उनका क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कोरोना टाइम की बात कर रहे हैं, हम करें तो कोरोना। आप मुझे बताएं, मैं बहुत बेबाकी से कहता हूँ कि जब हमने 17 तारीख को मीटिंग करी थी, तो उसके अगले दिन हमारे ऊपर केस कर दिए 33 लोगों के ऊपर, ये कह करके
कि आपने 100 लोगों से ज्यादा लोग बिठाए, आपने लीफलेट बांटे, आपने बैनर लगाए और आपने शामियाना लगा करके पब्लिक मीटिंग करी, इसके ऊपर FIR लगाई हमारे ऊपर। मैं बहुत ही सुलझा हुआ और सरल व्यक्ति हूँ। मैंने एक परिवार बनाया और वो परिवार में सच लिखा और ये कहा कि अगर ये कहा मैंने जी कि सामान्य अपराध, सामान्य दंड और समान न्याय के तहत अगर हमारे ऊपर FIR बनती है तो माननीय गहलोत जी, PCC चीफ डोटासरा और अजय माकन जी के ऊपर भी FIR बनती है, क्योंकि ये भी इसी तरह की पब्लिक मीटिंग करते आ रहे। मैंने फोटोग्राफ लगाए, मैंने परिवार लेकर के जो DGP हैं, आप तो GP बन गए हैं, DG बन गए हैं, उनको मैंने दिया, उनसे मैंने रिसीविंग ली है। उस पर मैंने उसी दिन जाकर के वही परिवार गवर्नर साहब को भी दिया कि आप एक समाज जो अपने हक की मांग कर रहा है उसके ऊपर तो आप FIR कर रहे हो कोरोना में, और पॉलिटिकल मीटिंग रोज हो रही है। कृष्णा पूनिया जी ने 8000 लोगों की मीटिंग करी, बाबूलाल नागर जी ने खुल करके मीटिंग करी जिसमें डोटासरा जी गए, और वो उनके फेसबुक पेज पे लाइव है अभी, आप देख लें। विजय जी आखिरकार ममता भूपेश जी ने नहीं, मेरी सुन लीजिए, मैं नाम गिरा देता हूँ, मेरे को शर्म नहीं है, जी जी, वो फैक्ट है। ममता भूपेश जी ने कम से कम 6000 लोगों की मीटिंग करी, उनके ऊपर FIR क्यों नहीं होती? बिल्कुल। समाज जो अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है उसके ऊपर तो आपने FIR कर दी। आप ये देखिए, ये सरकार का अगर मैं ज्यादा नहीं बोल रहा तो क्या ये ग्रॉस मिसयूज ऑफ रूल ऑफ लॉ नहीं है क्या? क्योंकि आप सरकार की कुर्सी पे बैठे हो, आप लट चलाओगे और हम लोग चुप हो जाएंगे, आपने ये समझ रखा है? अच्छा विजय सर, एक बात और आपको एग्रेसिव, मेरी बात आपको थोड़ी एग्रेसिव लग रही होगी विजय जी बहुत परेशान है इससे। नहीं बिल्कुल विजय जी, सरकार की कमी के कारण और गुजरों के आपके इसकी लड़ाई के कारण आम पब्लिक पिस रही है, इसका क्या, जो आम पब्लिक परेशान हो रही है? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं प्रश्न? गहलोत जी से पूछिए, हमने तो कम से कम 3 महीने पहले बोल दिया था, अब वो 3 महीने में कर देते, हमको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताएं विजय सर, आपका कोई भी विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि या सांसद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उनसे आपको कोई उम्मीदें नहीं है? मैं आपके माध्यम से, मैं हर बार में ये हमारे समाज की सबसे बड़ी दुविधा रही है। तब तो सबके साथ गुजर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इलेक्शन लड़के जीत जाते हैं तो ये 36 कौम के नेता हो जाते हैं भाई साहब। बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रहा था विजय जी कि आखिर अब वो चेहरे कहाँ गए? मैंने आपको कहा ना, मैं हरदम सत्य कहता हूँ। शायद ये चीज लोगों को पसंद नहीं होती, लेकिन उनकी किस्मत, मैं तो सच बोलूंगा। और सच ये है, और मैं ये कहता हूँ, मैं और कर्नल साहब दोनों ये बात कहते हैं कि अगर आप इतने 36 कौम के नेता हो तो अगला इलेक्शन त्रिपोलिया से लड़ लेना, गंगानगर से लड़ लेना, फिर बात कर लेंगे। सही बात है, सही कोई बात, दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, विजय सर, आपने इतना टाइम दिया और बेबाकी से और बहुत अच्छे तरीके से आज आपने अपनी बातें रखी और लाखों लोगों ने आपको सुना है, ताकि उनके दिमागी की जो भ्रांतियां थी वो भी निकल गई। और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद आपके माध्यम से ये भी बता देता हूँ जी, मेरा फोन नंबर है 9953786123। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 9953786123। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ जो नंबर छुपाता फिरूं। जिसको मुझसे बात करनी है खुल के बात कर ले, हम संवाद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस कहानी का पटाक्षेप हो और आप लोग भी अपने घरों में जाकर के दीपावली मनाएं और कहीं ना कहीं लोगों को भी सुकून मिले और आपकी मांगे पूरी हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला, जो इस समय आंदोलन का पूरा नेतृत्व संभाल रहे हैं। बहुत बेबाकी से बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कहीं ना कहीं इन सवालों का जवाब जानना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी था कि आखिर ये पॉलिटिकली मामला है या इसको कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बना दिया गया है या इसको कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की लापरवाही कितनी रही, समाज की लापरवाही कितनी रही, वो सारी चीज़ें थी जिनको उन्होंने आज क्लियर कर दिया। पदम जी क्या लगता है इसके बाद? अजय जी बिल्कुल, इनके जो समाज के नेता हैं, विधायक हैं, MP हैं, बिल्कुल उनकी कमी रही। अन्य समाजों के बजाय, जैसे कि अन्य समाज के जो नेता हैं, कोई बात मंगवानी होती है तो तुरंत एक साथ हो जाता है, चाहे किसी पार्टी के हो वो, और उनका काम होके रहता है। नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए विजय बैंसला जी का कहीं ना कहीं एक बात कहना बहुत ज़रूरी था कि जब सरकार को लगातार पहले से चेताते आ रहे हैं तो सरकार आज क्यों चेती?
आज क्यों समझौते करने पर तैयार हो रही है? आज क्यों चांदना जी को और डॉक्टर रघु शर्मा को भेजा जा रहा है? सरकार इतने दिन से हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी थी? अच्छा जी, वैसे देखा जाए तो पहले सरकार की तो आदत बन गई है एक तरह की, जब तक पब्लिक को मजबूर नहीं किया जाए आंदोलन के लिए तब तक तो सुनती नहीं है। या तो लोग सड़कों पे उतरे या गंगापुर सिटी की तरह टंकी पर चढ़े। कानों में रुई सरकार ने तो डाल रखी है बिल्कुल। कुल मिलाकर के ये है। और अब यही होने वाला है जाट समाज के लिए। उन्होंने भी 18 नवंबर तक का टाइम दिया है आपको, तो गहलोत जी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। आम पब्लिक की वैसे ही सुन लो ना आराम से, आप क्या समस्या उनकी। और फिर आने वाला है मुद्दा पांचना बांध का भी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी कहीं ना कहीं आपके गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि लोग अब इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि राजस्थान सरकार है, इसके कानों में जाकर के नगाड़े जब तक आप नहीं बजाओगे तब तक ये सरकार सुनने वाली नहीं है। यानी या तो सड़कों पर उतरो या टंकी पर चढ़ो या फिर ट्रैक पर जाकर के बैठ जाओ। तो सरकार समय पर चेत जाओगे तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कर्नल विजय बैंसला से बातचीत करके आज बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आपको मिल गए होंगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग की भ्रांतियां निकल गई होंगी और कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि आखिर आंदोलन कहाँ अब किस स्थिति में है और आगे उसमें क्या होने वाला है। कल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने साफ कह दिया कि कल राजस्थान के जितने भी हाईवे हैं अब उनको गुर्जर समाज जाम करेगा। अब देखते हैं कि कल अशोक चांदना पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, बातचीत हो पाती है या नहीं हो पाती है। हमारा राजस्थान सरकार से निवेदन है, आम पब्लिक की सुन ले। आम पब्लिक बहुत परेशान हो गई है, जो नहीं तो पब्लिक जो तुम्हारे लिए ताज फहराना जानती है ना, वो ताज को उतारना भी जानती है। और दूसरी बात ये है साहब कि नेट बंद हुए 9 दिन हो गए, सारे काम रुके पड़े हैं, जनता के जितने भी ऑनलाइन काम है वो सब ठप हैं। दीपावली का बड़ा त्योहार आ रहा है, तारीख हो गई 8, 14 की है दीपावली। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इज एब्सोल्युटली क्लोज्ड नाउ, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक की बड़ी मुश्किल से तो पटरी पर जीवन लौटा है। यस, और रेलवे विभाग अब रेल रोकने को लेकर के केस दर्ज करेगा। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि आरपीएफ और जीआरपी अब मुकदमे दर्ज करेगी। ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है जिन्होंने रेलवे के ट्रैक को रोका है। तो कुल मिलाकर के रासुका चल रहा है और अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो अब उस पर भी कार्रवाई होगी। और इस समय तो सिर्फ महामारी अधिनियम के तहत ही सारे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अगली खबर है, नेटबंदी से आमजन परेशान है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या दूरसंचार कंपनियां लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी? नहीं देगी। देना पड़ेगा और देना चाहिए। ये आम आदमी का राइट है कि जब आपने हमसे रिचार्ज करवाया था तब ये नहीं कहा था और ये शर्त थी कि आप 28 दिन हमें नेट की व्यवस्था देंगे, लेकिन अगर नेट की व्यवस्था आपने हमारे क्षेत्र में बंद की है तो आपको कहीं ना कहीं उसका अतिरिक्त देना चाहिए कस्टमर के लिए। पुलिस भर्ती परीक्षा आज कंप्लीट हो गई। 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है साहब। और कुल मिलाकर के ये है कि राजस्थान सरकार ने सिर्फ अपनी वाही लेने के लिए ये परीक्षा आयोजित करवाई है, वरना इसमें अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिला है। आज अजय जी देखा आपने, कम से कम एक बस पे 300 छात्र। बिल्कुल, हर बस जो आ रही है वो ऊपर नीचे से भर करके आ रही है। कोई कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो दुर्घटना का शिकार भी हुए हैं साहब इनमें। और क्वेश्चन पेपर जो हैं उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां पाई गई हैं। यानी सरकार को आनन फानन में अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी थी, जो कर ली। अब आगे रही बात भर्तियों की तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट में अटक जाएगी। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली में आज रोडवेज बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और बस में सवार यात्री तो सुरक्षित रहे, लेकिन बस की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जिसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पदम जी, आज पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा जी आज पांचना बांध की नहर खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। ऋषिकेश जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अगर पीपलदा विधायक ने ये पत्र लिखा है तो हम भी चाहते हैं पांचना का जो पेच है वो सुलझे, किसानों को हक मिलना चाहिए। बिल्कुल। और रवि गौतम जी ने लिखा, बहुत खूब अजय सर, आपने तो कमाल कर दिया। विजय बैंसला से बात कर ली आपने, एक दिन आपका चैनल और आपका नाम बहुत आगे जाएगा। धन्यवाद सर। और देखिए, बड़ा मुद्दा था तो बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और विजय जी नाइस पर्सन हैं, उनसे पहले भी मेरी बातचीत होती रही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है भरतपुर से। कामा में आज एक जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। दरअसल जो महिला थी उनके पति की, यानी जो छोटे भाई की डेथ है वो 1 साल पहले हो गई थी और वो विधवा थी, और उनके साथ इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आखिर बहू ने सास के साथ जाकर के और जेठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सवाई माधोपुर से खबर है, जिला परिवहन सवाई माधोपुर में इन दिनों दलालों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है साहब।
अगर आपका कोई वाहन जब्त हो जाता है तो आप दलालों से संपर्क करिए और वो वाहन निकल जाएगा, छूट जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले बजरी के अवैध वाहनों को, ट्रॉलियों को, इनको पकड़ा गया था और दलालों से संपर्क करने के बाद में, साठगांठ करने के बाद में उनको छुड़ा लिया गया है। कुल मिलाकर के ये है साहब कि दलालों का हेर फेर और जो मामला है वो यातायात विभाग सवाई माधोपुर में बढ़ता जा रहा है। बिना गाड़ी चलाए आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। एक राज्य स्तरीय खबर अब पेपर में, अखबार में खबर भी छपी थी अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मामला बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। गंगापुर सिटी यानी हमारे शहर से क्या कुछ खबरें हैं। शराब के ठेके पर चोरी की वारदात हुई है। गंगा जी की कोठी के पास में गोपाल वाटिका है और गोपाल वाटिका के पीछे था एक अंग्रेजी शराब का ठेका, जहां पर चोरों ने आज रात को शटर को तोड़ करके और 4 लाख से अधिक की अंग्रेजी शराब पर हाथ साफ कर लिया। मुकदमा दर्ज करवा लिया गया है, लेकिन चोरी की जो वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आज भी मेरे पास एक फ़ोन आया था, शायद एक स्टूडेंट के यहाँ भी रात को चोरी हुई थी और मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने जाने के बाद में और मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और शायद उसके बाद में उनका मुकदमा दर्ज किया गया है। तो चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है, लेकिन उसमें खुलासा ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और मज़े की बात है इसमें सीसी कैमरे में जो हाँ, जो वारदात है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, पकड़ में आ जाएगी ये। तो सीसीटीवी में तो बहुत सारी वारदातें कैद हुई हैं साहब। क्या है, पिकअप के नंबर कुछ प्रयास कर रही है पुलिस उसमें, है ना। दूसरी खबर है फिर गंगापुर सिटी में। मिर्जापुर में आपस में झगड़ रहे पति पत्नी को आज थोड़ा सा महंगा पड़ गया। जब पड़ोसियों के समझाने पर वो नहीं समझे तो पड़ोसियों ने उन दोनों की ही धुलाई कर दी और धुलाई करने के बाद में दोनों को पहुंचा दिया राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी। क्या करें, जब मान ही नहीं रहे थे और पड़ोसियों ने प्यार से समझाने का प्रयास किया और जब दोनों नहीं माने तो उनको थोड़ा सा उन्होंने उनके साथ में झगड़ा कर दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर ये है साहब कि नगर निकायों के 42 नगर निकायों के चुनावों की घोषणा कर दी है और गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, हिंडौन ये उसमें शामिल है। यानी इनमें अब होने वाले नगर निकाय के चुनाव, नगर परिषद के चुनाव। अगस्त में ही इनका कार्यकाल खत्म हो गया था और तब से ये ऐसा ही चल रहा था मामला। तो तुरंत आनन फानन में इन चुनावों की तिथि की घोषणा कर दी। 11 दिसंबर को होगी वोटिंग, 13 दिसंबर को आएगा परिणाम, 23 नवंबर से भरे जाएंगे नामांकन। पदम जी, बिल्कुल सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, नेताओं का बाड़ों का दौरा शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बाड़ों में लग चुके हैं पोस्टर, नए आने लगे हैं दिग्गज और अब सब कॉलोनियों के अपने अपने जो मुद्दे हैं उनका भी अब आप लोग ध्यान रखें। और बिल्कुल वार्ड मेंबर जो हैं उनका चुनाव बहुत सोच समझ करके करें। सर ये ध्यान रखिए कि 5 साल तक आपको अगर अपने वार्ड का विकास करना है तो बिल्कुल योग्य व्यक्ति को, योग्य उम्मीदवार को ही आपको चुनना पड़ेगा, ये डेफिनेटली है। बाकी अच्छा जी, हमारा विजय वैसला जी से कहना है, कर्नल सिंह के पुत्र से, कि आप उस लड़ाई को तो लड़ रहे हो आरक्षण की, लेकिन हमारे आसपास के जो किसान है पांचरा बांध को लेकर उसकी भी लड़ाई लड़ें और उसका पानी खुलवाने में भी सहयोग करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए शायद आपने उस समय मुझे याद नहीं दिलाया, वरना मैं विजय जी से ज़रूर ये सवाल करता कि विजय सर, कर्नल साहब ने जब यहाँ आए थे, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल मैं पांचना बांध के पक्ष में हूँ और वो खुलना चाहिए और नहरों में जाकर के किसानों को पानी मिलना चाहिए। आखिरकार हमारे यहाँ के किसानों का दोष क्या है इसमें? नहीं, बिल्कुल किसान है और उसको ये डेफिनेटली मिलना चाहिए। नांदोती से जो डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड है उसमें एक नई अपडेट मेरे पास में आई है कि जो गंगापुर सिटी के पुलिस उपाधीक्षक है कालूराम जी मीणा, अब उनको जांच दे दी गई है और वो अब इसमें से तथ्य खंगालेंगे और जल्द से जल्द उन्होंने ये वादा भी किया है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। यानी इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इन तथ्यों की अब परत खुलने वाली है। तो ये आज की तमाम अपडेट थी, इसके अलावा और कोई अपडेट बड़ी नहीं थी। आज रविवार है और उम्मीद ये थी कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आए, लेकिन क्या करें साहब, नेट नहीं चल रहा और उतनी खबरें हम आपको दिखा नहीं पा रहे। हमारे जितने रिपोर्टर हैं वो भी उतनी खबरें नहीं भेज पा रहे बेचारे, वो फ़ोन पर ही हमको सूचनाएं दे देते हैं, लेकिन विजुअल हैं या वीडियो हैं या फुटेज हैं वो हमारे पास में नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो। देखिए हर दिन हमारा राजस्थान सरकार से ये निवेदन है कि नेट को तुरंत चालू किया जाए। जब भरतपुर से, जब वहाँ घटना बिल्कुल भरतपुर में चल रहा है, करौली में चल रहा है, तो आखिरकार यहाँ की जनता का क्या दोष है? नहीं बिल्कुल। और देखिए जब कर्नल बैंसला पहले कह चुके हैं कि साहब इससे हम कोई आतंकवादी नहीं हैं या हम कोई अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर नेट बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ, बल्कि इससे आपने मुश्किलें और बढ़ाई हैं।
खबरें आ रही हैं, जा रही हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है, तो साहब नेट बंद करके क्यों लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? विजय बैसला खुद लाइव होके बताया उन्होंने कि लाइव कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब क्या हुआ बिल्कुल उसका? तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से और संभागीय आयुक्त से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ नेट की जो व्यवस्था है उसको आप चालू कर दें। यकीन मानिए लोगों की बहुत सारी मुश्किलें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। दीपावली का त्यौहार है, लोग ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं सर, और ट्रैक अगर खाली हो जाए तो लोग अपने घरों को भी पहुंच जाएंगे। अटके पड़े हैं सारे के सारे। नहीं बिल्कुल यही बात है, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। और कल सोमवार है, कल की भी फिर कुछ ना कुछ अपडेट आपको लेकर के हम ज़रूर आएंगे। देखते हैं जितना हो सकता है उतनी खबरें कलेक्ट करने का हम प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन क्या करें अब नेट नहीं है तो आपको लाइव ज़रूर हम नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सर। और नई नई हस्तियों से और व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे। और इन दिनों जितने भी एपिसोड आप मिस कर रहे हैं इनको प्लीज़ आप ज़रूर देख लें रिपीट करके, ये आपको ज़रूर हमारे पेज पर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।